आज करेंगे जोग्राफिकल थॉट या पर्सपेक्टिव्स इन जोग्राफी बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर जोग्राफ़ी जो एक सब्जेक्ट है आज जो हम पढ़ते हैं, जिसमें हम एमए कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट कैसे बना, ठीक है। कैसे जोग्राफ़ी एक सब्जेक्ट बना, कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे बीच में ऐसा फेज़ आया कि जोग्राफ़ी को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर कैसे कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट करा कि जोग्राफ़ी फिर से सर्वाइव कर पाया। तो ये पूरी जोग्राफ़ी की इवोल्यूशन है। इसमें हम पूरा उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं जिन्होंने जोग्राफ़ी को एज अ सब्जेक्ट जो है बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो पूरी जोग्राफ़ी की टाइम के साथ कैसे कैसे उसकी इवोल्यूशन हुई है, ये सब्जेक्ट पूरा उसके बारे में है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, तो पूरा जो इवोल्यूशन का फेज़ है ये थोड़ा समराइज़ कर रखा है। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम पे क्या था, एंशियंट पे हम ग्रीक, रोमन्स, इन सब का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या किया था, कैसे ज्योग्राफी को इन सब ने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद आता है डार्क एज आ जाती है, ठीक है, जिसमें मतलब कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, ज्योग्राफी वाज नॉट ग्रोइंग। उसके बाद मेडिवल एज आती है जिसमें अरब्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर क्लासिकल या कई में प्री क्लासिकल पीरियड बोलते हैं, इसमें कांट एंड वेरेनियस हैं जो बेसिकली कंट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ से ज्योग्राफी एक सेपरेट जो है एक सब्जेक्ट, एक सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो बन के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न टाइम्स में जो तुम्हारे जर्मन्स हैं, ठीक है, फ्रेंच, ब्रिटिश, अमेरिकन और बहुत सारे स्कूल्स, ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे। अलग अलग इनके थॉट्स होंगे, अलग अलग फिर उनको फॉलो करने वाले जो हैं अलग अलग स्कूल्स बन जाएंगे। मतलब एक आइडियोलॉजी जैसे जर्मन्स की अलग है, जर्मन्स को फॉलो करने वाले जर्मन स्कूल ऑफ थॉट बन जाएंगे। अमेरिकन वाले हैं, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट बन जाएंगे। उसके बाद इसमें फिर डिफरेंट पैराडाइम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। एरियल डिफ्रेंशिएशन, फिर कैसे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया जिसमें सब कुछ क्वांटिफाई करने के लिए बोला कि ज्योग्राफी को पूरा साइंटिफिक बनाना है, हर चीज़ क्वांटिफाई कर दो, अगर नहीं कर सकते तो रिजेक्ट करो, हटाओ हर चीज़ को, ठीक है। फिर कैसे उसके अगेंस्ट क्रिटिकल रिवॉल्यूशन हुई और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है पैराडाइम्स आए, बिहेवियरल ज्योग्राफी, रेडिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी, ठीक है। पैराडाइम वर्ड का जो है एक बार मतलब समझ लेते हैं ऐसे, ठीक है। कुहन जो है कुहन जो है, इन्होंने अपने वर्क में द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, उसमें इस टर्म को दिया था पैराडाइम, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ज्योग्राफी के लिए नहीं दिया था, तो पर ज्योग्राफी ज्योग्राफर्स को अच्छा लगा तो उन्होंने इस चीज़ को बोरो कर लिया। और ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दूसरे सब्जेक्ट से बोरो किए हैं, जैसे सिस्टम एनालिसिस है, ठीक है। तो कुहन ने पैराडाइम वर्ड दिया अपने इस वर्क में, और उसमें इन्होंने बताया था पैराडाइम क्या होता है, किसी भी टाइम का, उस टाइम का जो डोमिनेटिंग व्यू होता है, जो एक्सेप्टेड सॉल्यूशन होता है उस टाइम की जो प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कोरोना आया था तो उस टाइम पे सॉल्यूशन क्या दिख रहा था सबको, वैक्सीन, वैक्सीन है सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब किसी टाइम का कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डोमिनेटिंग सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो एक पैराडाइम होता है, ठीक है। टाइम बदलेगा, मे बी दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा उस प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व करने के लिए, तो वो एक नया पैराडाइम बन जाएगा, ठीक है, अगर उसमें कुछ बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जब कुहन ने ऐसा कहा, मतलब जो उनका वर्क था 1970s में जब उन्होंने अपना काम दिया, तो इसकी वजह से जोग्राफर्स को भी लगा कि भैया क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो है वो एक सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, जो जोग्राफी में जो प्रॉब्लम्स है या ग्राउंड रियलिटी है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, उन सबको सॉल्व नहीं कर रहा है। तो मतलब अब हमें दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाना होगा, और वो कुहन की वजह से ही फिर जोग्राफी के अंदर इतने सारे पैराडाइम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड सब अलग अलग सॉल्यूशन जिसे हम क्रिटिकल रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो अगेंस्ट थी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के, ठीक है। ये हम बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हुई, कैसे एक अलग सब्जेक्ट बना, कैसे उसको ये इतनी इज्जत दी गई, कैसे ज्योग्राफी की पूरी फेजेस रही हैं, वो सब की स्टोरी है ज्योग्राफिकल थॉट में, किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूट करा है, किन किन लोगों ने इसको यहाँ तक आज पहुँचाया है,
ठीक है। तो पूरी फेजेस हैं जिसमें एंशंट, मेडाइवल, क्लासिकल, मॉडर्न और अब जो है पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी। ठीक है, ये पूरी फेजेस हैं, तो हम वन बाय वन एक एक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे होगी, ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कैसे होगी। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ज्योग्राफी जो है अभी मतलब किसी को पता नहीं है कि हाँ ज्योग्राफी जैसा कोई सब्जेक्ट है, एक अलग सब्जेक्ट है। लोग पढ़ भी रहे हैं, अगर पहाड़, नदियाँ इन सबको पढ़ भी रहे हैं तो नहीं पता है कि एक अलग सब्जेक्ट होगा इसके लिए अलग से। बस वो पढ़ रहे हैं, उन्हें चीज़ें दिख रही हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो कुछ किताब भी लिख रहे हैं तो उसमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट अभी तक ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट नहीं है। तो पहला जो स्टार्टिंग का फेज़ है जिसको हम बोलते हैं नॉन पैराडाइमेटिक फेज़, मतलब इसमें अभी कोई पैराडाइम सेट नहीं हुआ है, अभी कोई कोई डोमिनेटिंग व्यू पॉइंट नहीं है ज्योग्राफी को लेके, मतलब ज्योग्राफी खुद ही नहीं है अब तक। ठीक है, उसके बाद कैसे उसमें मोनो पैराडाइम आएगा, एरियल डिफरेंशिएशन, फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, और फिर कैसे क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को हटाने के लिए इसके अगेंस्ट फिर बहुत सारे पैराडाइम्स आएंगे। ठीक है, अब शुरू होता है सबसे पहले, मतलब अब हम पहुंच चुके हैं कि ज्योग्राफी की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो ज्योग्राफी की जब हम स्टार्टिंग की रूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ग्रीक्स से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और क्योंकि ग्रीक और ये रोमन्स, जर्मन्स, ये सब क्या थे, यूरोपियंस हैं, और इसीलिए जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें जो भी मिलेंगी इसमें इसमें यूरोपियंस का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, यूरोपियंस का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूरोसेंट्रिसिटी, कहीं ना कहीं दिखती है। नाम को लेके देख लो, ज्योग्राफी वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लाइक इसमें है डायरेक्शन है। ठीक है, और मेरिडियन भी है, ग्रीनविच मेरिडियन, वो तो काफ़ी बाद में आया था, बट वो भी कहाँ से लिया गया, वो भी इंग्लैंड को पास करे, क्योंकि उस टाइम पे पावर किसके पास थी, इंग्लैंड के पास थी। तो ग्रीनविच मेरिडियन इंग्लैंड से पास करते हुए उन्होंने निकाली। तो जिसके पास पावर होती है वो चीज़ें वैसे ही लिखता है, उसी के नज़रिए से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और क्योंकि यूरोपियंस थे जिन्होंने मेजॉरिटी स्टार्ट करा है, तो ये यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब इस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा है वो भी नहीं, बट अभी हम कर रहे हैं कि यूरोपियंस के एंगल से ज्योग्राफी कैसे इवॉल्व हो रही है। ठीक है, मतलब वेस्ट के एंगल से भी। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 12th सेंचुरी BC है। ठीक है, मतलब हल्की हल्की स्टार्टिंग होने लग जाती है। ठीक है, पर जो मेन है कहाँ से होगी, 10th सेंचुरी BC में आते आते होमर हैं। ठीक है, होमर जो कि एक पोइट है। ठीक है, उन्होंने 2 पोएम्स लिखी थी, ओडिसी। अब देखना यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, उन्होंने पोएम्स की फॉर्म में चीज़ों को लिखा है। ठीक है, उन्होंने 2 पोएम्स लिखी थी, ओडिसी एंड इलियाद। ठीक है, और यहाँ से उन्होंने एक पोइटिक ट्रेडिशन स्टार्ट करा। ठीक है, इन्होंने इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इसमें उन्होंने ग्रीक लैंड्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी थी। वहाँ पे वोल्केनोज, अर्थ कैसे शेक हो रही है, कैसे चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, विंड्स वगैरह, इन सब चीज़ों को उन्होंने डिफ़ाइन किया था, बट उन्होंने कोई पैराग्राफ फॉर्म में या बुक की फॉर्म में उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने पोएम की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, उन्हें नहीं पता ये एक ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के अंडर आएगा, है कुछ भी नहीं है, बस उन्हें जो आसपास चीज़ें दिख रही हैं, अब दिखें कैसे ब्लाइंड थे, और जो चीज़ें हैं उनके आसपास वो चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन करा है अपनी 2 पोएम्स में, ओडिसी और इलियाद। ठीक है, ये याद रखना, होमर जिन्होंने 2 पोएम लिखी हैं, ओडिसी एंड इलियाद, यहाँ से पोइटिक ट्रेडिशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी अब तक नहीं आई है एज अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी वर्ड नहीं आया, एक सब्जेक्ट नहीं आया, बस ज्योग्राफी के जो फिनोमिना जो आज हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो उस टाइम पे नहीं पता था उनको कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में बनेंगे, बट वो उस टाइम पे उन चीज़ों को बता रहे हैं कि यहाँ पे वोल्केनोज ऐसे हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं, बट अभी तक उनको उन्होंने इसको एक सब्जेक्ट नहीं बनाया। ठीक है, उसके बाद पर यहाँ पे जो ज्योग्राफी का काम है वो थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। ज्योग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आज हम पढ़ते हैं, उस टाइम पे ज्योग्राफी की ही चीज़ों को पढ़ना शुरू हो गया था, उनको डिस्क्राइब करना था, वो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हिकेटियस हैं। अच्छा, होमर को फादर ऑफ रोमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, ग्रीक था पर फिर भी हिकेटियस है। हिकेटियस कौन थे,
फादर ऑफ एंशंट जोग्राफी बोलते हैं इनको। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जस्ट पीरियड्स करके बुक लिखी थी, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। यहाँ पे उन्होंने ना प्रोज की फॉर्म में लिखा था, तब पोइम्स की फॉर्म में नहीं, प्रोज की फॉर्म्स में, ठीक है, पैराग्राफ फॉर्म में उन्होंने लिखा था। और कर क्या रहे थे, डिस्क्रिप्शन ही कर रहे थे अर्थ का, क्योंकि हमें जोग्राफी की रूट्स देखनी है, तो जोग्राफी क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ ही तो है एक तरीके से, ठीक है। मतलब अर्थ के जो फिनोमिनाज है, फीचर्स है स्पेशल टर्म्स में, कि इस एरिया में ऐसी चीज़ है, इस एरिया में ऐसी, ठीक है, वो उस टाइम पे भी कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे, बट एज अ सब्जेक्ट जोग्राफी अभी तक नहीं बना है, बट वो कर रहे थे। होमर जो था वो पोएम्स की फॉर्म में कर रहा था डिस्क्राइब, और इधर हिकेटियस जो है वो प्रोज की फॉर्म में करता है। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जस्ट पीरियड्स, ठीक है, मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, और ये जो है फादर ऑफ एंशंट जोग्राफी हैं, ठीक है, एंशियंट जोग्राफी। उसके बाद आता है हेरोडोट्स, मतलब ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं टाइम के, एक दूसरे के सेम टाइम के हैं। हेरोडोट्स ये सबको पता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हैं, ठीक है। इन्होंने जो है एक फेमस स्टेटमेंट दी थी कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी सीन जोग्राफिकली, ठीक है, मतलब हिस्ट्री और जोग्राफी जो है वो इंसेपरेबल हैं एक तरीके से। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो तुम्हें एरियाज़ पता होने चाहिए, अच्छा उस टाइम इस एरिया में ये हुआ था, फिर कुछ साल बाद ये हुआ, कुछ साल बाद ये। और तुम जोग्राफी पढ़ रहे हो तो तुम्हें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, अच्छा कुछ साल पहले ये वाली चीज़ हुई थी इस जगह पे, अब ये हो रहा है। हिस्ट्री और जोग्राफी आर इंसेपरेबल, ठीक है, एंड दे मस्ट बी स्टडीड साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने दिया था। ऑल हिस्ट्री मस्ट बी सीन जोग्राफिकली, और इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और भी चीज़ें थी, इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, इन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स को पढ़ा था, ये सब था। और नाइल रिवर को भी इन्होंने स्टडी करा था, डेल्टा फॉर्मेशन से रिलेटेड भी इनका शायद वर्क है, ठीक है। बट इतना है कि हाँ, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा था और इन्होंने फेमस स्टेटमेंट दी है। क्या ही बोल रहे हो। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ना अब मैथ्स भी घुसाना शुरू कर दिया। अब मैथ्स में किसका कंट्रीब्यूशन है, तो थे अब ये हम जो ग्रीक्स वाले पढ़ रहे हैं, अब तक शुरुआत हुई है ग्रीक्स वालों ने क्या करना शुरू करा है, धीरे धीरे आसपास की जो जोग्राफिकल फिनोमिनाज उनको बताना शुरू करा है, डिस्क्राइब करना शुरू करा अपनी किताबों में, अपने बुक्स में, अपने वर्क्स में। कोई पोएम में लिख रहा है, कोई प्रोज में लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद थेल्स और एनेक्सिमेंडर हैं, दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, ठीक है। सॉरी, कंटेम्प्रेरी का चेक करना पड़ेगा, नहीं बाद में आता है। तो इन्होंने बेसिकली मैथमेटिकल जो ट्रेडिशन है उसको घुसाना शुरू करा था ज्योग्राफी में, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह। उसके बाद अर्थ के मेजरमेंट्स करना, और किस तरीके से इंस्पायर थे, रीड करना पड़ेगा तुम्हें। कौन सा चैप्टर है, आर.डी. दीक्षित का चैप्टर, बहुत अच्छे से दिया है क्या क्या इन्होंने किया था, क्यों किया था, ठीक है, खुद करना प्लीज़। उसके बाद 4th सेंचुरी BC आते आते क्या हो गया था, अब फिलोसोफर्स आएंगे। जोग्राफर्स तो है नहीं अब तक, जोग्राफी नहीं है तो जोग्राफर्स भी नहीं है, ठीक है, मैंने लिख रखा है। फिलोसोफर था प्लेटो, ठीक है, उसे बोला था, उसकी फेमस वो मानता था, ठीक है, जो अर्थ है वो फ्लैट है, ठीक है। वो डिडक्टिव अप्रोच से था, और उसने बोला था अर्थ जो स्फेरिकल है, मतलब यहाँ पे पहली बार बोला किसी ने कि भैया, सॉरी, प्लेटो मानता था कि अर्थ फ्लैट नहीं है, जो अब इससे पहले लोगों का मानना था कि अर्थ फ्लैट है, बट प्लेटो ने ऐसे बोल दिया कि अर्थ स्फेरिकल है। रीज़न नहीं दिया, रीज़न उसका थोड़ा भगवान वाला था कि भगवान हर चीज़ परफेक्ट बनाता, और स्फेयर जो है एक परफेक्ट शेप है, ठीक है, तो अर्थ भी परफेक्ट स्फेयर ही होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद एरिस्टोटल ने इसको काइंड ऑफ प्रूव किया था अपने गुरु को, ये सब वो है। प्लेटो का स्टूडेंट है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का है अलेक्जेंडर। तो प्लेटो ने कहा स्फेरिकल है, पहली बार कहा, एरिस्टोटल ने इसको प्रूफ दिया, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा पॉल स्टार है, उसकी जो अल्टीट्यूड है वो चेंज होती है, अगर फ्लैट होती तो हर जगह से मुझे सेम हाइट पे दिखता। और एक ये है शिप मास्ट, अगर शिप जो है वो दूर जा रही है, ठीक है, तो अगर फ्लैट होती तो वो तुम्हें दिखती वैसे की वैसे जैसे इसमें दिखा रखी है, ठीक है, तुम्हें दिखती ना। बट अगर स्फेरिकल है तो इसका मतलब अगर तुम यहाँ खड़े थे, अगर फ्लैट होती तो तुम्हें वो पूरी हमेशा दिखती, बट वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है। इसका मतलब है कि स्फेरिकल है और वो वहाँ से कर्व करके जा चुकी है, ठीक है।
ऐसे कुछ उन्होंने एविडेंस दिए। और एक्लिप्स को भी देख के बताया, क्योंकि एक्लिप्स लगता है तो ग्रहण लगता है तो उसमें भी शेप का थोड़ा आइडिया हो जाता है, तो उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, तो एरिस्टोटल थे जिन्होंने स्फेरिकल है अर्थ ये बात का प्रूव दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर इनके स्टूडेंट थे, तो ऑब्वियसली ये थोड़े लड़ाई वड़ाई करके थोड़ा अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, तो इन्होंने अटैक्स वगैरह किए थे। तो जब ये करेंगे ऑब्वियसली कहीं किसी नए एरिया में जाएंगे तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, तो इन्होंने भी जो है जोग्राफिकल जो नॉलेज है उसको और एक्सपेंड किया। ठीक है, अच्छा, जो एनेक्सिमेंड था ना, इसने जो है फर्स्ट वर्ल्ड का मैप भी बनाया था, और यहाँ से कार्टोग्राफी जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रेडिशंस, मेजरमेंट्स वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है इरेटोस्थनीज। ठीक है, ये कॉइन करते हैं टर्म। ठीक है, ज्योग्राफी, क्यों उन्होंने बुक लिखी थी ज्योग्राफी का, और उन्होंने ज्योग्राफी वर्ड जो है उसको कॉइन करा, उसको दिया। इसमें इसीलिए जो है इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, एक और इनकी जो फेमस चीज़ है वो यही है कि इन्होंने जो अर्थ की सर्कमफ्रेंस थी उसको बहुत करेक्टली मेजर किया था। ठीक है, जो इससे पहले इन्होंने ट्राई किया था। एक कुछ है, होमर को रोमन ज्योग्राफी का फादर बोलते हैं, केटियस को एंशियंट ज्योग्राफी का बोलते हैं, इराटोस्थनीज को ज्योग्राफी का, हमबोल्ड एंड रीडर ये पता होगा, मॉडर्न ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्लैश, और ओशिनोग्राफी का पोसिडोनस। उसके बाद हिपार्कस हैं, इनका ये मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर दोनों हैं, और इनकी फेमस चीज़ यही है कि इन्होंने एक सर्कल को जब हम देखते हैं ना तो उसको 360 एंगल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 360 डिग्रीज़ में होता है एक सर्कल, तो ये सबसे पहले किसने बताया था? हिपार्कस ने किया था। और एक और जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, वो इन्होंने डेवलप किए थे। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को जब हम मिलाते हैं तो एक ग्रिड तैयार होता है। तो जो जोग्राफिकल ग्रिड है ये भी हिपार्कस ने दिया था, यानी 360 डिग्री जो सर्कल के हैं वो भी हिपार्कस का है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो ग्रिड है वो भी इन्होंने दिया था। ठीक है, और इनका भी कंट्रीब्यूशन है कार्टोग्राफी में। अब देखो यहाँ से कार्टोग्राफी क्यों शुरू हो गई है। अब लोग धीरे धीरे जो है आसपास के एरियाज़ में जाके नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन उनके पास आ रही है। अब उसके बाद वो जो हैं उस इन्फॉर्मेशन से मैप बना रहे हैं। अब धीरे धीरे उनको रियलाइज़ भी होगा आगे जाके कि मैप बना रहे हैं, फिर मैप बनाने के लिए ग्लोब बना रहे हैं, फिर ग्लोब है तो ग्लोब से जब हम ग्लोब जो कि 3D रिप्रेजेंटेशन होता है उससे वापस जो 2D रिप्रेजेंटेशन है यानी मैप है, ठीक है, 2 डायमेंशंस में होता है, तो उसको बनाने के लिए प्रोजेक्शन चाहिए। फिर प्रोजेक्शन अलग अलग तरीके की प्रोजेक्शंस आएंगी, वो आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद पोसिडोनियस, और यहाँ से ग्रीक्स ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ख़त्म है, इतने मेन यही थे। फिर उसके बाद अच्छा अब कहाँ तक आ गए हम? 2nd सेंचुरी BC तक, 2nd सेंचुरी BC तक आ चुके हैं, और यहाँ से अब जो है रोमन एम्पायर ये शुरू हो जाता है। ठीक है, ग्रीक्स ख़त्म, अब रोमन एम्पायर जो है वो ग्रो हो रहा था, अब रोमन की पावर्स बढ़ रही है, अब रोमन्स आएंगे। ठीक है, 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने इधर। ग्रीक्स चले 12th सेंचुरी से लेके 2nd सेंचुरी BC तक, और रोमन्स चले 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक। ठीक है, और इंडिया में इस टाइम पे क्या हो रहा था? 2nd सेंचुरी BC में क्या हो रहा था? मौर्यन एम्पायर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हाँ, रोमन में आ जाएगा स्ट्रैबो। अब स्ट्रैबो ने क्या करा था? अब तक का जितना भी काम हुआ ज्योग्राफी के ऊपर, उन्होंने एक बुक लिखी ज्योग्राफिया, और उन सब कामों को कंपाइल कर दिया एक जगह, एक बुक बना दी। मतलब ग्रीक्स में जितना का भी काम था ना, उठा के सबका और एक बुक में डाल दिया, यानी एक बुक की 17 वॉल्यूम्स बनाकर सारा का सारा वहीं डाल दिया।
और एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया बना दिया। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने खुद कुछ नहीं करा, बस दूसरों का जो काम था, जो ग्रीक्स का था, वो उन्होंने एक बुक में डाल दिया, जिसको वर्ड दिया जोग्राफिया। और जो इरेटोस्थनीज थी, उसकी बुक का नाम क्या था? जोग्राफी का CA का। ठीक है, ये है जोग्राफिया। इन्होंने क्यों करा? क्योंकि वही है, आप एक एम्पायर को ग्रो कराना चाहते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ क्या है, इस एरिया में क्या है, इधर जाएं क्या, किधर जाएं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन तो उनको चाहिए थी, तो बस वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्ट्रैबो ने क्या किया है, सब अब तक जितना काम हुआ उसको कंपाइल कर दिया। ठीक है, तो अब तक का जो है ज्योग्राफी वो क्या चल रही है, अब तो वो कोरोग्राफी चल रही है। ठीक है, कोरो वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेस, एरिया। ठीक है, और ग्राफी होता है डिस्क्रिप्शन। तो अब तक ज्योग्राफी, पहली बार ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं बना है। दूसरी बात, ज्योग्राफी के नाम पे जो भी पढ़ रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन है सिर्फ, वो सिर्फ ये बताता है कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ पे ये माउंटेन है, इधर ये चीज़ है, बट वो अभी तक ये नहीं बता रहे अच्छा क्यों है, मतलब वाई को नहीं कर रहे, वो अभी साइंटिफिक नहीं हुए, वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अभी तक ज्योग्राफी जो कोरोग्राफी है। ठीक है, धीरे धीरे जब इसमें साइंटिफिक एंगल्स आएंगे, जुड़ेगा, तभी कोरोलॉजी हो जाएगी, कोरोलॉजी। ठीक है, लॉजी वर्ड होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग, और यहाँ पे स्पेस, तो स्पेस की जब हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे, मतलब थोड़ा इसमें साइंटिफिक कोज भी ऐड हो जाएगा कि अगर है ऐसा तो क्यों है। जैसे हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते, क्लाइमेटोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडी है वो क्लाइमेट की, ऑब्जेक्टिविटी है। और बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे ह्यूमन, सॉरी कहाँ थी मैं, मतलब अब तक ज्योग्राफी क्या है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन चल रही है। ग्रीक्स ने बहुत सारा काम किया, स्ट्रैबो आया, स्ट्रैबो ने सब काम को कंपाइल करके एक बुक में डाल दिया, 17 वॉल्यूम्स की एक बुक बना दी। ठीक है, अभी तक हमने करा है कि ज्योग्राफी जो है वो कोरोग्राफी है, मतलब वो सिर्फ डिस्क्राइब कर रही है चीज़ों को, ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन। लॉजी नहीं बनी अब तक, मतलब साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है अभी तक, कॉज को इन्वॉल्व नहीं कर रही देशो। ठीक है, उसके बाद चाहिए टर्म भी, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, ये टर्म विटलेसी ने दी थी, एक्स्ट्रा में लिख रखा है मैंने, पर ये था PYQ में था, मैच करने के लिए। विटलेसी है, इसका हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें एग्रीकल्चरल रीजन्स दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, टॉलमी आएगा, टॉलमी, P साइलेंट, टॉलमी। इन्होंने क्या किया है, इनमें इन्होंने क्या किया था, बेसिकली मानते थे कि ज्योग्राफी जो है, ठीक है, अब ज्योग्राफी क्या मानते हैं वो लोग कि आर्ट ऑफ मैप मेकिंग है, टॉलमी मानता था आर्ट ऑफ मैप मेकिंग है। इसमें इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितने भी ग्रीक्स वगैरह के जितना भी इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम था, उन्होंने उसको कंपाइल किया, मतलब उसको पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद खुद की एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बुक लिखी, एल्मागेस्ट। ठीक है, तो एल्मागेस्ट एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बुक है जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज़ इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन है, स्पेस इन सब के बारे में। उसके बाद इन्होंने हिप्पार्कस, इरेटोस्थनीज सबको पढ़ा, ठीक है, लेट लॉन्ग इन सब की नॉलेज ली, और उन्होंने एक बुक लिखी गाइड टू ज्योग्राफी। तो एक इनकी है एल्मागेस्ट और एक है गाइड टू ज्योग्राफी, 8 वॉल्यूम्स में थी, और इसमें बेसिकली उन्होंने मैप्स एंड टेबल्स बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ फेमस व्यू क्या थे, ये मानते थे वर्ल्ड को जियोसेंट्रिक है। ठीक है, जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर में है, जो बाद में जाके हमें पता है गलत प्रूव होगा, क्योंकि हेलियोसेंट्रिक व्यू है, सन है सेंटर में, अर्थ नहीं है। उसके बाद उनका मानना था कि अर्थ जो है स्फेरिकल है। ठीक है, ये भी आगे जाके ठीक प्रूव होगा, और ये ऑलरेडी बता भी चुके हैं एरिस्टोटल। ये एक चीज़ और मानते थे, इक्वेटर इज़ अनइनहेबिटेबल, तुम इक्वेटर के आसपास रह नहीं सकते। ठीक है, एरिस्टोटल ने भी यही दिया था कि इक्वेटर पे इंसान नहीं रह सकता, वो क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, जो बाद में जाके गलत भी प्रूव हुआ है। रहते हैं लोग, ठीक है, बट यहाँ से एक चीज़ निकल के आई है कि ये लोग मानते हैं कि नेचर बाउंडेशन लगा सकते हैं, मतलब नेचर सुप्रीम है।
कहीं ना कहीं ये बात यही शो करती है कि अब तक जो है काइंड ऑफ डिटर्मिनिज्म, देखो फुल फिलोसफी अभी तक नहीं है, बट लोगों का फेथ ऐसा है कि हाँ नेचर डिटरमाइन करेगी कि तुम इक्वेटर में नहीं रह सकते, ठीक है। उसके बाद हाँ, क्योंकि टॉलमी का मैप्स में इंटरेस्ट था तो उन्होंने मैप भी बनाया था, एक बहुत सुंदर सा मैप था, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड रखा और साइड में बहुत सारे एरियाज़ उन्होंने दिखाए, जिसको उन्होंने नाम दिया टेरा इनकॉग्निटा, जिसको कहा था कि ये लैंड अननोन है और यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है तो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मार के टॉलमी का मैप में काम है। दो उनकी फेमस बुक्स हैं, एल्मागेस्ट और गाइड टू ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि लोग ट्रैवल कर रहे थे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन वो लेके आ रहे थे, तो इन लोगों का काम यही था कि उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करो और मैप बनाओ। तो टॉलमी भी था, उन्होंने भी मैप बनाए थे, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही थी। उसके बाद यहाँ से पता चल रहा है कि ज्योग्राफी में जो नॉलेज है वो एक्सपेंड करती जा रही है, ठीक है। जो स्कोप है एक तरीके से वो एक्सपेंड करता जा रहा है। तो ग्रीक और रोमन, सेकेंड सेंचुरी एडी तक ग्रीक एंड रोमन्स का कंट्रीब्यूशन चलता है। बट अब क्या होता है, सेकेंड सेंचुरी से लेके सेवन सेंचुरी एडी तक अब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी जो पॉप है, ठीक है, रिलीजियस की जो क्रिश्चियनिटी है, बेसिकली हम देख सकते हैं कि अब उसकी वजह से जितनी भी ये पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी उन सबको, हर चीज़ को नकार दिया गया और फोकस किस पे रखा गया कि जो चीज़ बाइबल में है वही सुप्रीम है। और जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजियस है, जो पॉप है या बाइबल है, अगर उसमें कोई चीज़ लिखी है तो वो सच है, और बाकी जितने भी लोग हैं उनका जो भी वो बातें कह रहे हैं, अगर वो अगेंस्ट है बाइबल के तो वो सब गलत है, ठीक है। यहाँ से सेकेंड टू सेवन सेंचुरी में यही चला कि जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस वक्त। इसी वजह से कोई नई एक्सप्लोरेशन कुछ नहीं होती, क्योंकि आप करोगे क्यों, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि भगवान ने ये चीज़ बना दी, ये चीज़ बना दी है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नया डिस्कवर नहीं हो, तो कुछ नई चीज़ें नहीं ऐड हो रही हैं। यहाँ पे डोमिनेशन जो है वो रिलीजियस डोमिनेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको बोला जाता है डार्क एज आ गई थी, मतलब ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो ज्योग्राफी को इस टाइम पे कुछ भी गेन नहीं हुआ, वो स्टेबल हो गई और जो पुराना था वो भी खोती जा रही थी, तो डार्क एज बोलते हैं इस टाइम को। क्या इस टाइम पे जितनी भी पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी बाइबल की चीज़ थी, सबको निकाल दिया गया, सबको हटा दिया गया। और इन्होंने खुद का एक मैप दिया, टीओ मैप, ऐसे बोलते थे कि सबसे ऊपर एशिया है, क्योंकि एशिया है, एशिया में क्या है, जेरूसलम, ठीक है, जो कि एक हॉली प्लेस है क्रिश्चियनिटी के लिए भी और इस्लाम और जुडाइज़म इनके लिए भी, ठीक है। और नीचे है यूरोप और इधर है अफ्रीका, ऐसा इन्होंने मैप निकाला, ठीक है। और ये कुछ टी की शेप देता है और ये ओ की, तो इसलिए इसको बोलते हैं टीओ मैप इन्होंने दिया। किसने दिया? जो क्रिश्चियनिटी जो इस टाइम पे जो डोमिनेट कर रही थी, जो रिलीजन डोमिनेट कर रहा था, उसको मानने वालों ने, ठीक है। टीओ मैप आया, कोई नया कुछ इवॉल्व नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, डार्क एजेस है। उसके बाद क्या हुआ, मेडिवल फेज़ आता है, जिसमें सेवन सेंचुरी से लेके 14 सेंचुरी एडी तक यहाँ पे अरब एज आते हैं, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या हुआ था इस टाइम पे, जो मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद है 570 में, इन्होंने जो है इस्लाम का यहाँ से जन्म होता है, ठीक है। ये बेसिकली फाउंडर हैं, फादर हैं जो कहें, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट किया, अब लोग क्या कर रहे थे, वो उसको स्प्रेड करना चाहते थे, और उसी वजह से फिर उन्होंने आसपास के एरियाज़ में स्प्रेड करना शुरू करा, और फिर धीरे धीरे इनका एम्पायर बढ़ने लगा। और ऑब्वियसली अगर तुम स्प्रेड करोगे तो तुम वहाँ पे नए एरियाज़ में जाओगे, डिस्कवर करोगे, इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी, नई नई डिस्कवरी होगी, तो फिर से ज्योग्राफी क्या जो स्टडीज़ थी फिर से स्टार्ट हो गई, फिर से लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन मिलना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि रिलीजन एक नया रिलीजन बन चुका था, इस्लाम, और अब लोग उसको स्प्रेड करने के लिए अलग अलग जा रहे थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बगदाद में, इराक़ में जाके बगदाद में बैतुल हिकमा करके एक मतलब काइंड ऑफ लाइब्रेरी खोल दी, और जहाँ पे वो ट्रांसलेट करते थे, उनको अच्छा लगता था इन्फॉर्मेशन लेना इधर से,
तो उन्होंने ग्रीक्स, रोमन्स, इन सब के जितने भी काम थे, और देखो इंडियन और चाइनीज़ यहाँ पे भी जो इन्फॉर्मेशन है, जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड काम हो रहा था। बट क्योंकि हम यूरोप को सेंटर में रख के यूरोसेंट्रिक व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम उनको भी नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है। बट इनका भी काम था। तो अरब्स ने क्या किया, इन्होंने ग्रीक, रोमन्स, इंडियन, चाइनीज़ जितना भी काम हुआ था सबको ट्रांसलेट करवाया, ठीक है। और खुद के भी काम किए उन्होंने, खुद मतलब ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ इनके काम को ट्रांसलेट किया, बल्कि उनके खुद के भी नई न्यू फाइंडिंग्स थी, ठीक है। मतलब जो क्रिश्चियनिटी की वजह से, क्रिश्चियनिटी नहीं, मतलब जो डोमिनेशन थी इस रिलीजन की, उसकी वजह से जितनी भी फाइंडिंग्स थी जो रुक गई थी, या जो पुरानी नॉलेज थी जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि वो अगेंस्ट बाइबल था, अगेंस्ट उस रिलीजन था, तो उन सब सोर्सेज को हटा दिया गया था। बट इन्होंने क्या किया था, जितना भी इनको मैटर मिला, ग्रीक्स का, रोमन्स का, जो भी इनको मिला उन्होंने सब ट्रांसलेट करवा दिया, और इन्हीं की वजह से वो जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो सर्वाइव कर पाई, ठीक है। मतलब जैसे इसमें एग्जांपल है, जो जोग्राफिया बुक है, टॉलमी के मैप है, वो सब जो है कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाए बिकॉज ऑफ अरब्स, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, जैसे मेन अरब्स कौन कौन से थे, जैसे अल मसूदी है। अच्छा, अरब्स बेसिकली कहाँ से आते हैं, मतलब जो अरेबियन पेनिनसुला और जो नदर्न अफ्रीका वाले रीजन्स के जो लोग होते हैं उनको अरब्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत देखो पानी होता नहीं है, इवेपोरेशन नहीं होगी, कंडेंसेशन नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, तो एकदम स्काई जो होता है वो बिल्कुल साफ़ रहता है, बादल नहीं है इसलिए साफ़ रहता है। तो स्टार्स को पढ़ना, समझना, ये सब बहुत इजी होता है, इसलिए यहाँ पे इन एरियाज़ में एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। तो अगर कंट्रीब्यूशन इनका देखें तो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा, और दूसरा क्लाइमेट में ज़्यादा है। क्लाइमेट में क्यों, क्योंकि ये ट्रेड करते थे, और ट्रेड करने के लिए इनको समुद्र से अगर जाना है तो इनको विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ता था, क्योंकि इस टाइम पे स्टीम इंजन्स ये सब तो होते नहीं थे, मॉडर्न इंजन्स ये सब नहीं होते थे, तो विंड की डायरेक्शन में ही जाते थे, ठीक है। तब यहाँ पे जब अल मसूदी थे तो उन्होंने यही चीज़ नोटिस की थी कि 6 महीने विंड जो है वो टुवर्ड्स इंडिया चलती है और 6 महीने उसके अगेंस्ट चलती है। तो यहाँ से उन्होंने जो है मौसम वर्ड जो है वो दिया था, जो हम आज मानसून पढ़ते हैं, वो यहाँ से दिया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आता है एक अल बलाखी, बाल्खी, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्लाइमेटिक डाटा को कलेक्ट किया और इन्होंने पहली एटलस बनाई, ठीक है। फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलस थी ये, किताबुल अशकल नाम दिया इसने। अल बल्खी ने किताबुल अशकल करके एक पहली क्लाइमेटिक एटलस बनाई, ठीक है। मतलब अरब्स का कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट में और एस्ट्रोनॉमी में इन्हीं में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद अल बेरूनी है, ठीक है, जिसने किताबुल हिंद लिखी थी, ठीक है। हिमालयन प्लेन्स में जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब इन सब के बारे में बताया। तब कुल मार के इन्होंने जोग्राफ़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, इनके काम, जो इनके वर्क्स हैं, इनकी बुक्स हैं, उसमें देखने को मिलती हैं। इब्न सिना है, ठीक है, उन्होंने भी लैंडस्केप इरोजन कैसे होता है ये सब चीज़ के बारे में बताया। और कुल मार के यहाँ से पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो नॉलेज है वो एक्सटेंड हो रही है। मतलब ग्रीक, रोमन्स जिनका इतना कंट्रीब्यूशन था, और बीच में जब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी आ गई थी, जब डार्क एज चल रहा था, उसके बाद कैसे वापस से रिवाइव होती है जोग्राफ़ी, और कैसे फिर से उसका जो नॉलेज में एक्सपेंशन है वो होता जाता है, ठीक है। इब्न बतूता जो माना जाता है कि अपने टाइम में बहुत ज़्यादा घूमे, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है, ठीक है, अपने टाइम का रिकॉर्ड उन्होंने एस्टेब्लिश करा है। तो उन्होंने भी जो है बुक लिखी थी अरबिक में, रिहिल्ला, ठीक है। मतलब तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि अरब्स के कौन से स्कॉलर हैं, उनकी इम्पोर्टेंट बुक क्या है, उनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं करना होता एंशिएंट वाला फेज़। उसके बाद आता है इब्न खालदून, इन्होंने मुकद्दिमा करके बुक लिखी थी, ठीक है। बेसिकली वही अरब की हिस्ट्री है, जोग्राफिकल अकाउंट्स देता है वहाँ का, ठीक है। इन सब ने कुछ ना कुछ जोग्राफी में कंट्रीब्यूशन किया है अपनी अपनी बुक्स में।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ हमने देखा था 2nd से 7th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड कर रही थी बहुत ज़्यादा, उधर से इस्लाम का ओरिजिन हो गया, अब इस्लाम भी स्प्रेड करेगा। तो अब एक पॉइंट आएगा कि दोनों रिलीजन जो है वो आपस में जो है उनका कॉन्फ्लिक्ट चलेगा और ओब्वियसली उनमें से एक जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ क्रिश्चियन वर्ल्ड है और इस्लामिक वर्ल्ड है, और ये दोनों ही रिलीजन ऐसे हैं जिनकी टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, और इस्लाम में तो बहुत ही कम टॉलरेंस है, ठीक है। तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, और क्रूसेड्स या फिर जो हम बोलते हैं धर्म युद्ध वो हुए। यहाँ पे क्या होता है फिर, जो ये हैं जो इस्लाम वर्ल्ड है, अब ये क्या करेगा, ये जो क्योंकि बीच में जो रास्ता था, अगर मैप देखें तो जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहीं तो इन्होंने जो है कब्ज़ा कर लिया, और यही मेन रूट था जहाँ से वो इंडिया से कनेक्टेड थे। जो वेस्ट वर्ल्ड था, जो यूरोप था, वो इंडिया से कनेक्टेड था, यहाँ से सामान लेते थे और पहले इनके थ्रू कनेक्टेड थे। बट क्योंकि अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, और यहाँ से शुरू होता हमारी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। अब जो यूरोपियंस है उनको एक अल्टरनेटिव रूट चाहिए, अब वो समुद्र से नए नए रास्ते जो है वो ढूंढने शुरू कर देंगे, और यहाँ से शुरू हो जाता है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है। जिसमें पोर्चुगीज़ का बहुत कंट्रीब्यूशन, इन्होंने इनिशिएट करा था, ठीक है। जैसे कुछ नाम इम्पोर्टेंट आते हैं इसमें, एक्सप्लोरेशन, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो हुई अब, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट नाम आते हैं जैसे अमेरिगो वेस्पुसी, इससे बेसिकली अमेरिका जो है, अमेरिका को ढूंढा था, तो अमेरिका का नाम इसी पे पड़ा है। कोलंबस जो है उसने जो कैरिबियन आइलैंड से यहाँ तक पहुँचा था, तो वेस्ट इंडीज़, उसको लगा था इंडिया में पहुँच गया तो यहाँ का नाम रख दिया। उसके बाद जो इंडिया तक पहुँचा वास्को डी गामा, फिर से कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। मैंने बताया कि जैसे जैसे लोग स्प्रेड कर रहे हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, इसकी वजह से मैप मेकिंग शुरू हो गई है, ग्लोब बनाना शुरू हो गया है। तो कुछ इसमें फैक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट ग्लोब जो है वो बहेम ने बनाया था, ठीक है। और जो पहला वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, जो आज हम जानते हैं वर्ल्ड, उसी के सिमिलर वो वर्ल्ड सिम्यूलर ने बनाया था, ठीक है, सिमुलर। उसके बाद पीटर एपियन थे, उन्होंने हार्ट शेप मैप बनाया था। और बेसिकली यहाँ से प्रोजेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोजेक्शन क्या ही होती है, 3D मैप, 3D ग्लोब है, और जब तुम उसको 2D मैप में दिखाओगे, ये 3D में है, और जब तुम इसको 2D में दिखाओगे तो ऑब्वियसली तुम उसको कैसे दिखाओगे, तो वो प्रोजेक्शंस की हेल्प हम लेते हैं। तो प्रोजेक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं कि इक्वेटर के आसपास के एरिया है तो कौन सी प्रोजेक्शन यूज़ करी जाएगी, जेनिथल है मतलब पॉल्स के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो उनमें से ही एक प्रोजेक्शन है, मतलब एक तरीका है मैप को, मतलब 3D पे जो दुनिया दिखाई गई है उसको एक पेज पे दिखाना, इसके लिए जो तरीका यूज़ होता है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो उनमें से एक जो प्रोजेक्शन का टाइप है वो मर्केटर ने दिया था, मर्केटर्स प्रोजेक्शन। ध्यान रखना ये बिल्कुल लो और मिडल लैटिट्यूड के लिए होती है सही, ठीक है। मतलब जब इसमें मैप बनाया जाता है ना तो पोल्स वाले एरिया को नहीं शो करा जाता, वहाँ एक्यूरेसी नहीं होती। और ये बेसिकली किन के लिए सही होती है, जो नेविगेशन करते हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन की एक्यूरेसी रहती है। ऑब्वियसली तुम एक 3D ग्लोब पे कोई चीज़ है और उसको तुम एक पेपर पे दिखाने की कोशिश करोगे तो उसकी शेप चेंज होएगी या फिर कुछ तो चेंज होएगा, छोटी या बड़ी दिखेगी, ठीक है। तो वो डिसाइड करना होता है कि अगर तुम नेविगेशन कर रहे हो तो तुम्हें डायरेक्शन सही चाहिए, बेशक एरिया छोटा बड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे मैप देखते हो तुम, तो मर्केटस प्रोजेक्शन होती है जनरली, मतलब जो ग्रीनलैंड है वो इतना बड़ा दिखता है जबकि एक्चुअल साइज़ उसका इतना नहीं है, ठीक है। मतलब वो प्रोजेक्शन की वजह से डिस्टॉर्शन आ जाती है। वो डिपेंड करता है तुम्हें कौन सी प्रोजेक्शन चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए कि साइज़ ठीक रहे, द पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं उनमें साइज़ की एक्यूरेसी होनी चाहिए, एरिया की एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो वहाँ पे तुम अलग प्रोजेक्शन यूज़ करते हो।
प्रोजेक्शन में क्यों कहीं में, ठीक है। पता अलग अलग टाइप्स की प्रोजेक्शन होते हैं जिनमें से एक मार्केटर है जो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये पोल्स के लिए नहीं होती है, ये सिर्फ लो और मिडल लैटिट्यूड्स के एरियाज़ पे जो लोकेशंस है उन कंट्रीज़ के मैप बनाने के लिए सही होती है, और इसमें डायरेक्शन की एक्यूरेसी रहती है, इसलिए नेविगेशन वाले मैप्स इसी से बनता है। उसके बाद आता है ऑर्टेलियस, इसने बनाया था एटलस, ठीक है। कुछ ठीक है, तो अब तक क्या हो रहा है, अब बहुत सारे नए नए प्लेसेस को डिस्कवर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आ गया है, न्यू प्लांट्स, न्यू एनिमल्स, मतलब हर चीज़ को डिस्कवर किया जा रहा है। नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड होती जा रही है, जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में ऐड होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ओके, इसको ना एक तरीके से रिनाइजा पीरियड, ठीक है। अलग अलग नई नई जो है डिस्कवरीज हुई, नए फैक्ट्स पता चले, तो काइंड ऑफ जोग्राफ़ी जो थी वो कोरियोग्राफी से धीरे धीरे कोरोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। मतलब हम थोड़ा थोड़ा रीजंस भी दे रहे हैं कि अच्छा अर्थ जो है, सॉरी अर्थ नहीं, मतलब जैसे अर्थ जो है स्फेरिकल है, क्यों है, रीजंस दे रहे हैं, ठीक है। तो कोरियोलॉजी की तरफ जा रही है, कंप्लीट नहीं हुई है बट स्टिल थोड़ा थोड़ा कॉजेज़ हम बताने लगे हैं। साइंस क्या है जिसका आपको पता है रीज़न क्यों है, क्यों एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ डिस्क्राइब करना नहीं, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसकी वजह से क्या हुआ, रिनाइजेंस, ठीक है, एक पुनर्जागरण हुआ। जो वेस्ट के एरियाज़ थे जो कि डार्क एजेस में चले गए थे, अब धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है, नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। जैसे कैप्लर है, उसने प्लानिटरी लॉज दिए हैं, उनके प्लानिटरी लॉज हैं। गैलीलियो है, उन्होंने हीलियोसेंट्रिक आइडिया दिया, ठीक है। न्यूटन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो ये सब अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपेंड हो रही हैं, नॉलेज को एक्सपेंड कर रही हैं, और कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब यहाँ से न्यूटोनियन इरा शुरू हो जाता है, ठीक है, जो पोस्ट एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, जो सेबेस्टियन मोनिस्टर हैं वो भी क्या करेंगे, अब तक जितने भी, जैसे स्ट्रेबो ने किया था ना कि ग्रीक्स का जितना भी काम था सब कंपाइल कर दिया, ऐसे ही एक काम क्या किया सेबेस्टियन मोनिस्टर ने, क्या किया, उसने जितनी भी अब तक की इन्फॉर्मेशन थी, जितना भी उनको पता चला, उसने सब कुछ कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस करके एक बुक है उसमें सब डाल दिया, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं जर्मन का स्ट्रेबो, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेबो ने क्या किया था, सारा पिछला काम एक जगह कंपाइल कर दिया, और सेबेस्टियन मोनिस्टर ने भी यही किया कि सारा काम जो था वो एक जगह कंपाइल कर दिया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी भी इसका मतलब है कि ज्योग्राफी जो है वो पूरी अभी भी जो है कोरियोग्राफी है, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन चल रहा है, जो पिछला काम है वही डाल दिया। अभी कम्प्लीटली ये साइंस की तरफ मूव नहीं हुए, बट धीरे धीरे होना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत सारे जैसे वेरेनियस है, अब ये क्या कहेंगे, जैसे वेरेनियस है, बर्नहार्ड वेरेनियस, इन्होंने जो है बुक लिखी ज्योग्राफिया जनरलिस, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो ये काम है, जो एक सेबेस्टियन मोनिस्टर ने जो काम करके दिखाया है, जो कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस करा है, सब कुछ कंपाइल कर दिया, ये क्या दिखा रहा है कि भैया तुम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तुम साइंस की तरफ जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, बट स्टिल उन्होंने कहा था कि कंपाइलेशन से अब काम नहीं चलने वाला, ठीक है। ये सिर्फ कंपाइल कर रहे हो तुम्हें इससे और आगे बढ़ना पड़ेगा, और एनरिच करना पड़ेगा, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लो, नई नई इन्फॉर्मेशन लो, ठीक है। इसके लिए उन्होंने 2 अलग अलग मेथड्स बताए थे, ठीक है। मतलब वेरेनियस ने क्या कहा था कि अब तक तुम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, बहुतों के काम है, बहुतों ने किया है, तो ज्योग्राफी में भी जो है थोड़ा साइंटिफिक एंगल होना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा था कि कंपाइलेशन से बाहर निकलो, कोरियोग्राफी से थोड़े कोरियोलॉजी की तरफ जाओ, वैसे वर्ड नहीं बोले तो, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने 2 साइंटिफिक मेथड दिए थे, ठीक है। कौन कौन से दिए थे, एक था स्पेशल ज्योग्राफी, मतलब मेथड मतलब कि ज्योग्राफी को पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक है स्पेशल ज्योग्राफी और एक है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। स्पेशल ज्योग्राफी मतलब रीजनल ज्योग्राफी, तुम एक रीजन
के बारे में सब पढ़ डालो। और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, तुम एक जनरल स्टेटमेंट तैयार करो, हर पूरे जितना भी एरिया है उस सब के लिए एक जनरल स्टेटमेंट, मतलब साइंटिफिक बनाओ चीज़ों को, ठीक है। मतलब रीजनल में क्या होता है कि तुम बड़े एरिया से छोटे एरिया की बिल्कुल डिटेल्ड नॉलेज लेते हो, और सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में क्या होता है कि तुम सब एरियाज़ को पढ़ ले, उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हो। फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा सोनीपत में ग्रेविटी है, इंडिया में ग्रेविटी है, अमेरिका में ग्रेविटी है, इधर ग्रेविटी है, सब जगह ग्रेविटी है। मैंने एक जनरल स्टेटमेंट दे दी कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी है, मतलब अर्थ में पावर है, ग्रेविटी है। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है। मतलब ये सिस्टमेटिक अप्रोच होती है कि तुम बॉटम से टॉप जाओ, मतलब तुम सब पढ़ के और एक जनरल स्टेटमेंट दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी को पढ़ने के 2 तरीके होने चाहिए, उसको थोड़ा भाई डिस्क्रिप्शन में मत रखो, उसको 2 अलग तरीक़ों से पढ़ो, ठीक है। थोड़ा उसको साइंटिफिक बनाने की भी कोशिश करो, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या शुरू हो गया, ड्यूअलिज्म और डाइकोटोमी ज्योग्राफी में शुरू हो गई। ड्यूअलिज्म बताया था मैंने, ड्यूअलिज्म क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के या फिर 2 अलग नज़रिए, किसी एक चीज़ को लेके 2 अलग नज़रिए, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अलग नज़रिए। और डाइकोटोमी क्या होती है, वो दोनों ऑपोजिट हों, ठीक है। एक ही चीज़ को देखने के 2 अलग नज़रिए ड्यूअलिज्म, एक ही चीज़ को देखने के 2 अलग तरीके बट वो दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो वो है डाइकोटोमी। तो यहाँ से उन्होंने क्या शुरू कर दिया, ड्यूअलिज्म एंड डाइकोटोमी, तो इसलिए इनको फादर ऑफ ड्यूअलिज्म एंड डाइकोटोमी बोलते हैं। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, और ये बेसिकली उन्होंने किस में दिया है, मेथड्स में दिया है कि मेथड्स 2 हैं, ठीक है। तो यानी उन्होंने क्या कर दिया, ज्योग्राफी की मेथडोलॉजिकल फाउंडेशन जो है उन्होंने रख दी, ठीक है, कि किस मेथड से ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। ये बाद में करेंगे ड्यूअलिज्म और ये। उसके बाद कांट आता है इम्पोर्टेंट। कांट ने क्या किया था, अब देखो यहाँ से अब तक क्या हो गया है, जो न्यूटोनियन ईरा शुरू हो गया है कि हर चीज़ को, अब इसमें न्यूटोनियन ईरा में क्या था कि अगर कोई सब्जेक्ट का कोर मतलब उसकी कोर नहीं है, मतलब कोई बेसिक कोई कोर पॉइंट नहीं है जिसको बस स्टडी कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट करो और सिर्फ वो सब्जेक्ट रहेंगे जिनका अपना खुद का एक सब्जेक्ट मैटर है, खुद का एक कोर पॉइंट है, ठीक है। जैसे बायोलॉजी है या बॉटनी है, वो प्लांट्स को पढ़ रहा है, जूलॉजी है वो एनिमल्स को पढ़ रहा है। तो ज्योग्राफी का तो कोई कोर पॉइंट नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी तो सब पढ़ रही है, हर चीज़ पढ़ रही है, बस स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रही है, पर सब चीज़ पढ़ रही है, ठीक है। प्लांट्स पढ़ रही है वो, एनिमल्स पढ़ रही है वो, इस जगह के एनिमल्स, उस जगह के एनिमल्स, वो माउंटेन्स पढ़ रही है, वो हर चीज़ पढ़ रही है, मतलब कोई कोर सब्जेक्ट उसका अभी तक नहीं है। तो न्यूटोनियन ईरा कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स को रिजेक्ट करो, क्योंकि इनका अपना कुछ है ही नहीं, कोई कोर पॉइंट ही नहीं है कि क्या कर रही हैं ये सब हर सब्जेक्ट में इन्होंने टांग उछाल के हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई, मतलब ज्योग्राफी की जब ऐसी सिचुएशन आई, तो इस टाइम पे इमैनुअल कांट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, अच्छा इनका एक बुक भी लिखी थी उन्होंने, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ठीक है। इन्होंने बेसिकली अब क्या करा है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्योग्राफी को, जैसे वेरेनियस ने क्या दिया था, मेथडोलॉजिकल जो फाउंडेशन रख दी थी कि किस मेथड से ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, ऐसे उसको फिलोसफिकल फाउंडेशन देने वाले कौन थे, कांट थे। फिलोसफिकल फाउंडेशन मतलब फिलोसफी या फिर तुम नॉलेज जो है, जब तुम कुछ चीज़ पढ़ रहे हो जो हमारी नॉलेज है, ठीक है, उसको जब तुम डिवाइड करोगे कि भैया फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, नॉलेज की जब क्लासिफिकेशन होता है, में एक टॉपिक भी था नॉलेज की क्लासिफिकेशन, तो उस क्लासिफिकेशन में ज्योग्राफी कहाँ रखें, क्योंकि न्यूटोनियन ईरा कह रहा था कि अगर आपका कोई कोर सब्जेक्ट ही नहीं है, आप कुछ एक स्पेसिफिक फील्ड में आपका पॉइंट ही नहीं है कि ये सब्जेक्ट इस फील्ड को पढ़ रहा है, जैसे बॉटनी है वो प्लांट्स को पढ़ रही है, बट ज्योग्राफी में हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ा जा रहा है, तो फिर क्यों ज्योग्राफी एग्जिस्ट करे। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको कांट ने दूर किया और उन्होंने फ़िलोसफिकल फाउंडेशन रखी, मतलब जो नॉलेज की क्लासिफिकेशन होगी, तो नॉलेज की क्लासिफिकेशन में ज्योग्राफी को भी एक प्लेस दिया कि ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है और वो इस जगह पे फिट है। तो उन्होंने बेसिकली क्या बताया इसके अंदर कि जब हम नॉलेज को क्लासीफाई करेंगे, जितना भी ज्ञान है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको जब हम डिवाइड करते हैं तो दो कैटेगरीज आती हैं,
ठीक है। नेचर ऑफ फिनोमिना और पोजीशन। नेचर ऑफ फिनोमिना में हम उन सब्जेक्ट्स को रखते हैं जिनका अपना कोई कोर एरिया होता है, ठीक है। कोर एरिया होता है, जैसे बॉटनी में प्लांट्स पढ़ते हैं हम, इनका कोर एरिया क्या है, प्लांट्स। बॉटनी में हम एनिमल्स तो नहीं पढ़ेंगे, जूलॉजी में हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, एक्सेट्रा। ये सब सब्जेक्ट्स इसमें रख दिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे सिस्टमेटिक साइंसेस, मतलब ये थोड़े साइंटिफिक हैं। अब ज्योग्राफी को कहाँ रखें, तो ज्योग्राफी के लिए उसने दूसरी क्लासिफिकेशन दी कि पोजीशन ऑफ अकरेंस, मतलब कोई चीज़ हो रही है तो क्या पोजीशन है, मतलब एरिया वाइज और टाइम वाइज। तो इसमें उन्होंने दो सब्जेक्ट्स को रखा कि स्पेस के टर्म्स में जब हम करते हैं तो कोरोलॉजिकल साइंस में वो हमारी होती है ज्योग्राफी, और जब हम टाइम्स की टर्म में करते हैं तो वो होती है हिस्ट्री। ठीक है। तो उन्होंने नॉलेज को जब डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरी बनाई तो उस एक कैटेगरी में ज्योग्राफी को भी जगह दे दी कि हाँ ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है। जब हम पोजीशन ऑफ अकरेंस की बात करेंगे तो दो सब्जेक्ट्स हम रख सकते हैं, मतलब ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ रहा है, कोई कोर एरिया नहीं है इसका, बट इसका स्पेसिफिक क्या है कि ये एरिया वाइज स्पेस के एंगल से चीज़ों को पढ़ेगा, चाहे वो प्लांट्स पढ़े, एनिमल्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, बस इसमें स्पेस आ जाएगा कि इस स्पेस में ये चीज़ ऐसी है, स्पेस में ये चीज़ ऐसी है। तो यानी ज्योग्राफी को एक जगह मिल गई, एक एरिया मिल गया, एक प्लेस मिल गया जहाँ पे वो मतलब क्लासिफिकेशन में अब फिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ज्योग्राफी जो है एक स्पेशल स्टेटस मिल गया है। इसी को हम जो है अच्छा इसी को फिलोसफिकल फाउंडेशन बोलते हैं, मतलब फिलोसफी जो तुम्हारी ओवरऑल नॉलेज की क्लासिफिकेशन है उसमें एक जगह दे दी इसको, ठीक है। और इसलिए इसको बोला गया एक्सेप्शनलिज्म कि जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री हैं भले ही इनका कोई कोर एरिया नहीं है बट स्टिल ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको एक्सेप्शन में रखो कि ये दो एक एक्सेप्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ से जो कांट है, कांट ने एक्सेप्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो एक्सेप्शंस है जिनका अपना कोई कोर सब्जेक्ट नहीं है बट स्टिल वो नॉलेज का पार्ट है, वो एक सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ से ज्योग्राफी का जन्म हो गया एक फॉर्मल वे में, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेप्शनलिज्म का कंसेप्ट दिया था कांट ने, बट आगे जाके इसके ऊपर एक बुक होगी एक्सेप्शनलिज्म, मतलब इसी नाम से एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, वो दिया था शेफर ने। जब हार्टशॉन और शेफर का डिबेट होगा ना तो हार्टशॉन कहेगा कि एरियल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, बट शेफर कहेगा कि ज्योग्राफी को साइंटिफिक बनाओ, तब उस टाइम पे वो बुक लिखेंगे एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ध्यान रखना कंसेप्ट दिया था कांट ने, और अगर पूछे एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी बुक किसने लिखी तो शेफर ने लिखी थी, ठीक है, शेफर ने लिखी थी। कांट हो गया ख़त्म, इतना ही है, थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है, हो गया। तो अब तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि ज्योग्राफी ग्रीक्स ने स्टार्ट करी सबसे पहले। ग्रीक्स पढ़ते थे चीज़ों को, फिनोमिनास को देख रहे थे, लिख देते थे। पोएम से शुरू हुआ, प्रोज लिखा, किताबें लिखने लगे, रोमन्स आए, कंपाइल किया, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ी। उसके बाद डार्क एज आ गया, बट दूसरी तरफ इस्लाम स्प्रेड कर रहा था, उन्होंने कंटिन्यू रखा, उन्होंने नॉलेज गैदर की। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्रिश्चियन वर्ल्ड में और इस्लाम वालों में, रास्ता ब्लॉक हुआ, जो वेस्ट को इंडिया से या ईस्ट कनेक्ट करने का जो रास्ता था वो इस्लाम वालों जो अरब्स थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुई कि नई जगह, और जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन होगी ऑब्वियसली नई जगह के बारे में पता चलेगा, नए मैप्स बनेंगे, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन ऐड होगी। तो धीरे धीरे नॉलेज और एक्सपेंड करती गई ज्योग्राफी को लेके, और फाइनली वेरेनियस ने आके बताया कि ज्योग्राफी सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको थोड़ा इसके बियॉन्ड जाओ, दो अलग अलग मेथड से हम पढ़ सकते हैं, रीजनल और सिस्टमेटिक। यहाँ से डुअलिज्म स्टार्ट हो गया, इससे पहले कोई दुविधा नहीं थी कि किस मेथड से ज्योग्राफी पढ़े, बट यहाँ से मेथड को लेके ड्यूअलिज्म आ गया। आगे जाके क्या पढ़ें उसमें भी ड्यूअलिज्म आएगा कि फिज़िकल पढ़े या ह्यूमन पढ़े, ठीक है, बट ड्यूअलिज्म की स्टार्ट यहाँ से हो गई थी। उसके बाद कांट ने क्या किया, जो कांट थे उन्होंने इसको जो नॉलेज की क्लासिफिकेशन है उसमें एक जगह दे दी कि हाँ ज्योग्राफी तुम एक
अलग से एग्जिस्ट करते हो, तुम्हारा एक अलग से जगह है, ठीक है। तो एक तरीके से ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट के रूप में जन्म हो गया। उसके बाद आते हैं रिटर और हम्बोल्ट। उनकी अपनी अपनी अलग अलग तरीके हैं, बट स्टिल वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे ज्योग्राफी में। आज के लिए इतना ही।